नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूँ राज पाटीदार और आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज मैथमेटिक्स पर। आज हम बात करते हैं संख्या पद्धति पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो पिछले वीडियो में बाकी रह गए थे। पहला बिंदु है, शून्य में किसी भी संख्या का भाग देने पर शून्य आता है। कोई भी शून्य है, शून्य में किसी भी संख्या, अतः 0/a बराबर 0। यहाँ पर a एक वास्तविक संख्या है। ए हमेशा एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, एक काल्पनिक संख्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप शून्य में ए का भाग देते हैं, किसी भी संख्या का भाग देते हैं, तो हमेशा उत्तर हमें शून्य ही प्राप्त होगा। अगला बिंदु है, किसी भी संख्या में शून्य का भाग देना परिभाषित नहीं है। अर्थात किसी भी संख्या में शून्य का भाग देते हैं तो भागफल अनंत आता है। किसी भी संख्या में ए एक वास्तविक संख्या है, यहाँ पे उसमें शून्य का भाग देते हैं तो हमेशा अनंत उत्तर हमें प्राप्त होता है। कोई सी भी संख्या हो, 2 को लिया सर, 2 में शून्य का भाग दिया, शून्य में 1 का गुणा किया, शून्य में 2 का गुणा किया, शून्य में 3 का गुणा किया, शून्य, ऐसे करके हमें 2 प्राप्त नहीं होता और हमारा उत्तर हमें अनंत प्राप्त होता है। इसे अपरिभाषित होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है सीधा पॉइंट। अगला पॉइंट है, किसी संख्या में किसी अंक का जो वास्तविक मान होता है उसे जाति मान कहते हैं। जैसे 5283 में 2 का जाति मान 2 है। किसी भी अंक में जो वास्तविक मान होता है 7465 हुआ, तो इसमें 6 का जो वास्तविक मान, किसी भी अंक का वास्तविक मान 6 है, तो इसका जाति मान क्या होता है? 6। अगला बिंदु आता है, किसी संख्या में किसी अंक के अनुसार जो मान होता है उसे स्थानीय मान कहते हैं। जैसे 5283 में 2 का स्थानीय मान 200 है। किसी संख्या में किसी अंक का स्थान के अनुसार जो मान होता है उसे स्थानीय मान कहते हैं। जैसे 5283 में 2 का स्थानीय मान 200 है, तो जैसे 2385 है। इसमें 2 का स्थानीय मान कितना हो गया? 2 को ऐसे लिख दिया, 1 2 और 3 शून्य लगा दिए, तो 2 का स्थानीय मान 2000। 8 का स्थानीय मान 880। 5 का स्थानीय मान 5 का जाति मान भी 5 ही रहेगा यहाँ पर, और स्थानीय मान भी 5 रहेगा। यहाँ 8 का जाति मान तो 8 है और स्थानीय मान 80। जितने अंक पीछे होंगे, जिस स्थान पर होगा उतना शून्य लगा दिए जाएंगे पीछे। अगला बिंदु देखते हैं दोस्तों, 2 परिमेय संख्याओं का योगफल अथवा गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या होती है। अब 2 परिमेय संख्या जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे तो 2 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 की बटा में 1 लिखा जा सकता है। 4 6 10 15 20 जो भी संख्या है सभी परिमेय संख्या है। -7 माइनस का 0 और माइनस का 10 20 जो भी है सभी परिमेय संख्या है। अपन संख्या लेते हैं 2/7 ले लिया और इसमें जोड़ देते हैं 4/7 जोड़ देते हैं, हमें प्राप्त हुआ 7 2 + 4 6/7। तो ये एक परिमेय संख्या है। 2 परिमेय संख्याओं का योगफल हमें परिमेय संख्या प्राप्त हुआ, अथवा गुणनफल 2/7 × 4/7 49 और 4 2 8 8/49। ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये भी p/q के रूप में लिखी गई है, ये भी p/q के रूप में लिखी गई है, इसलिए ये भी एक परिमेय संख्या। अगला बिंदु आता है दोस्तों, 2 अपरिमेय संख्याओं का योगफल अथवा गुणनफल कभी परिमेय तथा कभी अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। 2 अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 भी एक अपरिमेय संख्या है। इनका योग होता नहीं, तो 2 √2 + √3 ये एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हुई हमें। और इनका गुणनफल होगा इनका √2 × √3,
ये हुआ √6। ये भी एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। ये तो हो गया कभी अपरिमेय प्राप्त होता है। अब इनका गुणनफल देख लेते हैं अपन। √2 इंटू √2 √4। √4 का मान होता है 2 के बराबर। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ये 2 एक परिमेय संख्या है। तो अतः कह सकते हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल अथवा गुणनफल कभी परिमेय तथा कभी अपरिमेय संख्या होता है। अगला बिंदु है, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अथवा योगफल सदैव एक अपरिमेय संख्या होता है। एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या ले लेते हैं 7, एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं √7, सबसे इजी रहेगा। इनका संख्या का गुणनफल कर लेते हैं अपन पहले। 7 √7 गुणनफल आया। ये एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तथा योगफल होगा 7 + √7, यही रहेगा, आगे सोल्व होगा नहीं। तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। अतः एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अथवा योगफल सदैव एक अपरिमेय संख्या होता है। अगला बिंदु है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान दोस्तों यूँ तो 22/7 माना जाता है, 22/7 माना जाता है। पर पाई का मान 22/7 के समतुल्य होता है। स्थायी पाई का मान 22/7 नहीं होता है। अतः पाई को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए इसको पाई को अपरिमेय संख्या माना जाता है। अतः 22/7 को p/q के रूप में लिखा गया है, इसलिए 22/7 एक परिमेय संख्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या है। दो परिमेय संख्याओं या दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं या अनंत अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण या तो सीमित होता है या असीमित आवृत्ति होता है। 3/4 है, 3/4 में 3 में 4 का भाग देते हैं तो 0.75 हमें प्राप्त होता है। तीसरी बात है, इसके बाद हमें कुछ आगे कोई मान बचता नहीं है, तो ये एक सीमित संख्या आवृत्ति है। और सीमित आवृत्ति नहीं मतलब सीमित है दशमलव निरूपण। 11/3 में 11 में 3 का भाग देते हो तो 3.6666666 ऐसे करके अनंत तक जाता है। ये एक असीमित आवृत्ति है। अगला बिंदु है, अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अनंत व अनावृत्ति होता है। अपरिमेय संख्या है √3 √2, इनका दशमलव निरूपण है √3 का दशमलव निरूपण 1.730, फिर कुछ करके अनंत तक ऐसी संख्या आ जाती है। तो ये अनंत अनावृत्ति है। अनावृत्ति मतलब जिनमें संख्याओं का दोहरान नहीं हो रहा है। 730 फिर 730 फिर 730 ऐसा नहीं होता है इसमें। इसके बाद 2 आ जाए, 4 आ जाए, फिर 6 आ जाए, फिर वापस 1 आ जाए, फिर 2 आ जाए, फिर 3 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। वो असंत अनावृत्ति होता है। और ये जो असंत आवृत्ति इसमें 6 6 6 6 और असीमित आवृत्ति होता है, इसमें 6 6 6 6 6 समान संख्या प्राप्त होती है। अगला बिंदु है, प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है तथा प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होती है। कोई भी संख्या है 10 है, 10 एक सम संख्या है, इसका हमें वर्ग 100 प्राप्त हुआ, तो ये हमेशा एक सम संख्या होती है। तथा हमेशा विषम संख्या का वर्ग 9 है, 9 का स्क्वायर करते हैं कैसे आता है, तो ये एक विषम संख्या है। तो विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा विषम प्राप्त होता है और सम संख्याओं का वर्ग हमेशा सम प्राप्त होता है। आसान सा बिंदु है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल राज मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।